आपने मुझे मांग संख्या 22, 24 और 62 पर बोलने का समय दिया। मैं सबसे पहले हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की बात करना चाहूँगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कुछ बातें कही हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर्स पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। और इस संबंध में मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से भी कहना चाहूँगा कि हमने भी कोशिश की लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। और आपसे अनुरोध है कि सबसे ज़्यादा जो कुलपतियों की नियुक्तियों में जो मामले आए हैं, आपने पहले भी अखबारों के माध्यम से देखा होगा और बार बार इस तरह के केसेस आते रहे कि एक जो संशोधन कर दिया गया था एक्ट में, और पहले ये था कि ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कुलपतियों की नियुक्ति होती थी। बीच में एक साउथ के गवर्नर महोदय आए और कुछ ऐसा संशोधन हो गया, उसकी जगह इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट हो गया, जिसकी वजह से सरकार का कोई से ही नहीं है अपॉइंटमेंट पे। पहले जो जहाँ तक जानकारी है पहले पत्रावली भी आती थी, लेकिन अब तो पत्रावली भी नहीं आती हैं और अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो राजस्थान के शिक्षाविद हैं किसी भी मायने में कम नहीं है। राजस्थान के लोगों ने बाहर जाकर के नाम रोशन किया है कुलपतियों के रूप में। तो मेरा एक गुजारिश है, ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, आपको मौका मिला है, जनता ने मौका दिया है, केंद्र में सरकार आपकी है, आप यहाँ हैं, गवर्नर आपके हैं, मिल करके इस एक्ट में परिवर्तन करिए तो ये राज्य के उच्च शिक्षा, तकनीकी इच्छा और जितने भी कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है उनके साथ न्याय होगा, शिक्षाविदों के न्याय होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा ऑटोनॉमी की। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी कि भाई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी था कि उनकी जो ऑटोनॉमी अकाउंटेबिलिटी है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। आज ये हालत हो रही है कि अधिकांश एमएलए जो सिंडिकेट में नियुक्त किए जाते हैं, बॉम्ब में नियुक्त किए जाते हैं, वो कुलपतियों के खिलाफ लिख रहे हैं कि उनके द्वारा अनियमितताएं की जा रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कारण सरकार की सीमाएं। चांसलर कुलाधिपति होते हैं, उनके ऊपर सारा डायरेक्शन होता है, सरकार रिकमेंड करके भेज देती है। और आपने देखा होगा माननीय सभापति महोदय, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान हो, या पिछले 15-20 साल से जिसकी भी सरकारें रहीं, कुलपतियों के खिलाफ जांच सिद्ध होने के बावजूद भी क्यों प्रोटेक्शन मिलता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। किस लेवल पर प्रोटेक्शन मिलता है? तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम ज्यादा नहीं है, चलिए गवर्नमेंट का नहीं है, चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट जस्टिस की अध्यक्षता में ऐसा एक कोई जांच आयोग करवाएं कि इन कुल विश्वविद्यालय की जो कार्यप्रणाली है इसको चेक किया जाए और इनमें सुधार के प्रयास किए जाएं। अन्यथा मैं उदाहरण दे सकता हूं, भरतपुर चले जाइए, अलवर चले जाइए, बीकानेर, उदयपुर, ऐसे बहुत सारे पहले भी अखबारों में छपा है। तो ये कोई पार्टी का सवाल नहीं है और ना ही मेरी आलोचना कोई सरकार की पूर्ववर्ती की या वर्तमान की है। एक शिक्षाविद रहा हूं, मैं शिक्षक रहा हूं, इस माने एक पीड़ा है कि कुलपति अपनी मन मर्जी कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में। यूपी से शिक्षक बुलाए जाते हैं, कॉपी यूपी के शिक्षकों से चेक करवाई जाती है और सॉफ्टवेयर के नाम पे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और बेईमानी की जा रही है, जिसको कि चेक। इसमें शेम की बात दोनों पक्षों के लिए है, इसमें कतई मेरा ये नहीं है, क्योंकि हमारा जो सदन में हम सभी सदस्य हैं, हमारा जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है कि इनकी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली सुधरे, बच्चा वहां पढ़ने के लिए आता है, एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, प्लेसमेंट की बात करें। और विश्वविद्यालय, अभी मैंने देखा भरतपुर के विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक अखबार में विज्ञापन दिया और परफॉर्मिंग आर्ट के नाम पर अमिताभ बच्चन जी का भी नाम दिया और भी कई नाम दिए। इनसे पूछिए कि आप बुला सकते हो क्या उनको, केवल वाई अखबारों में लूटने के लिए? तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, इस पर स्पेशल ध्यान दें और विश्वविद्यालय चाहे कोई भी कुलपति हो, सारे विश्वविद्यालयों की जो कुलपतियों का जो कार्यकाल है इसकी कृपया जांच कराएं और एक्शन लें और दूसरा वो संशोधन करें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल है अर्जुन साहब, मैं भी सहमत हूं, हम तो फेल हो गए, मान लीजिए हम तो नहीं सुधार कर पाए, लेकिन सरकार जनता ने मौका दिया है। हम यहाँ विद्यार्थियों के हितों के लिए हैं, जनता के हितों के लिए है, पब्लिक फंड है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, पैसा है। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, 7 जो विश्वविद्यालयों की बात हुई है जिनको ब्लैक लिस्ट किया, फर्जी डिग्री की बात कही है, सरकार ने कानून लेके आई पेपर लीक पर, इन पर सब पर, तो क्यों नहीं उनके जो है रिवर्सल ला करके बिल लाया जाए और उनको खत्म किया जाए उन विश्वविद्यालयों को। और ये मील का पत्थर साबित होगा माननीय मंत्री महोदय, ये इनिशिएटिव लीजिए और उन फर्जी विश्वविद्यालयों को बंद करने की कार्रवाई की। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, इसके संबंध में एकेडमिक की बात करते हैं, आप विश्वविद्यालय के कुलपतियों से पूछिए कि विश्वविद्यालय कुलपति कितने कुलपति निकलते हैं और दौरे करते हैं विश्वविद्यालयों के, कॉलेजों के।
विश्वविद्यालयों की ड्यूटी केवल विश्वविद्यालय कैंपस को डेवलप करने की नहीं है, विश्वविद्यालय कुलपति और उनकी ड्यूटी एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं उनके लिए भी जिम्मेदारी है। वो प्रतिवर्ष 100 रुपये या 200 रुपये प्रतिवर्ष विद्यार्थी से वसूल करते हैं डेवलपमेंट फंड के नाम पर, डेवलपमेंट फंड के नाम पर, और वो वापस एफिलिएटेड कॉलेजों को पैसा नहीं दिया जाता। आप इस बात मंगवा लें कि विश्वविद्यालयों ने एफिलिएटेड कॉलेजों को विकसित करने के लिए कितना पैसा वापस इन विश्वविद्यालयों को दिया, कॉलेजेस को दिया। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, चाहे हमारी सरकार थी चाहे आपकी सरकार है, कॉलेजेस खोलेंगे, आप भी खोलेंगे, हमने भी खोले, और डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है, भवन बनने में टाइम लगता है, फैकल्टी अपॉइंटमेंट में टाइम लगता है, लेकिन अगर वो विश्वविद्यालय जिम्मेदारी ले लें तो मैं समझता हूं बहुत कुछ फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट को ऊपर से बच सकता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा, एकेडमिक कोर्सेज की कोई अपडेशन नहीं हो रहा है। चाहे तकनीकी शिक्षा में हमने कोशिश की थी, प्लेसमेंट की कोशिश की थी, इंडस्ट्री जो है एकेडमिक जो है सेल भी स्थापित किए गए थे, लेकिन अभी वो काफ़ी कम है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप रिव्यू करें तकनीकी शिक्षा का भी, उस शिक्षा का भी, और इस भूमिका को, कुलपतियों की भूमिका को अगर इसको रेखांकित कर दिया तो राजस्थान के विश्वविद्यालय बचा लिए जाएंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्लेसमेंट एम्प्लॉयबिलिटी की जो सबसे बड़ी कमी है, ये विश्वविद्यालय बिल्कुल व्हाइट एलिफेंट हो गए हैं। कई बार मैं एज ए मंत्री भी मैंने सुझाव दिया था माननीय सभापति महोदय, ये विश्वविद्यालय हम खोल तो रहे हैं, क्या वास्तव में इतने विश्वविद्यालयों की जरूरत है? क्या इन विश्वविद्यालयों की जरूरत है? क्या काम कर रहे हैं विश्वविद्यालय? केवल एडमिशन करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं और परीक्षा कराते हैं। चौथा काम रिसर्च का हो नहीं रहा है, एकेडमिक जो प्रोग्राम्स हैं उनको अपडेशन नहीं किया जा रहा है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों की एक स्कीम लागू की गई थी, वो बिल्कुल धरातल में चली गई है। जब नई टीचर्स आते थे उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, 10 साल या 20 साल जिनको पढ़ाई का अनुभव हो जाता था उनको भी इन एकेडमिक स्टाफ कॉलेजों में बुलाया जाता था, फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते थे वो बंद कर दिए गए। तो अपडेशन क्या होगा? बात करते हैं हम, नॉलेज युग है, ये नॉलेज टाइम है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, पूरा सिस्टम आईटी बेस्ड है, और हमारे टीचर्स को कोई अपडेशन नहीं किया जाता। तो ट्रेनिंग पार्ट पर भी आप ध्यान दें, ये भी मेरी गुजारिश है। चौथी बात कहना चाहूंगा, एक जो घोटाला हो रहा है विश्वविद्यालयों में एफिलिएशन के नाम पर और सीटों को कम करने के नाम पर या शर्तों को ना पूरा करने के नाम पर वसूली की जाती है, आप इसकी जांच करवा लें। क्यों नहीं एक टाइम बाउंड प्रोग्राम दे दें? मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस के लोग भी आते हैं, किस तरह से विश्वविद्यालय कुलपतियों के द्वारा अगर आप जांच करवाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इसको, इस चीज़ को आप खत्म करें। मुझे उम्मीद है आपसे कि खुद आप एक शिक्षक, मतलब डॉक्टरेट है, पीएचडी की हुई है, आपसे उम्मीद है कि आप करेंगे, इसको इनिशिएट लेंगे। एक बात कहना चाहूँगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, सभापति बहुत इंपॉर्टेंट इशू है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और मैं कहना चाहूँगा अगर मौका मिले, अध्यक्ष से मैंने अनुरोध किया है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर पूरे सदन पर चर्चा करें। क्या राजस्थान या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट क्या फिट है क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए? हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी तो नहीं, चाहे आपके पक्ष हो चाहे हमारा पक्ष हो, चाहे हमने वो हो, बात करते थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार काम करें। अरे भाई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की रिक्विजिशंस क्या है, आवश्यकता क्या है, वो तो पढ़ लीजिए। उसमें फ्री एग्जिट है, फ्री एंट्री है, स्टूडेंट कोई भी आएगा, कोई भी पेपर ले सकता है, कोई भी विषय ले सकता है। कॉमर्स का विद्यार्थी केमिस्ट्री भी ले सकता है, साइंस का विद्यार्थी कॉमर्स भी पढ़ सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर सिस्टम है। क्या हमारे कॉलेजेस जो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज हैं सेमेस्टर सिस्टम लागू करने के लिए उपयुक्त है क्या? टीचर्स तो है नहीं अपने पास, और वो 3 या 4 टीचर्स होते हैं, वही एडमिशन का काम करते हैं, वही एग्जामिनेशन का काम करते हैं, वही सब काम करते हैं। तो बताइए सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे निकालेंगे? ये कंसेप्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस के लिए, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज के लिए। ये एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी में सक्सेस हो ही नहीं सकता। अदरवाइज क्या होगा? हर वक्त बस एग्जामिनेशन होगा, एडमिशन होगा, प्रमोशन होगा। इसको, इस पर रिकंसिडर करिए आप, ये सक्सेस नहीं हो सकता। मेरे से बहुत सारे टीचर्स के ऑर्गेनाइजेशन अभी मिले, क्योंकि कॉलेजेस जो एफिलिएटिंग कॉलेज, दूर तरह के कॉलेज में एक टीचर है, वो कैसे करेगा, कैसे सेमेस्टर सिस्टम को लागू करेगा? आप इसको विचार करिए, अभी इसको फेजेस में लागू करिए, और केवल आप चाहते हैं तो कॉलेजेस को ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन बना दीजिए, वो अपना ही एग्जाम्स कराएं, अपनी पेपर सेटिंग करें, और मार्केट सर्वाइवल टू द फिटेस्ट है, मार्केट तय करता है। आज हम तकनीकी शिक्षा की बात करते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस खोले, हमने भी खोले, लेकिन स्टडी की, मैं तो बिल्कुल विरोध में था, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं खोला जाए, और मेरी कोशिश रही, फिर भी हमारे 10-5 कॉलेजेस खोले गए। कारण क्या? उसकी जगह आईटीआई खोलिया, स्किल बेस्ड जो ट्रेनिंग आईटीआई। और मैं एक और गुजारिश करना चाहूंगा, इस आईटीआई को आप तकनीकी शिक्षा में लीजिए, हम नहीं ले पाए। ये जो यूथ अफेयर्स में दे दिया है ना,
ITI और तकनीकी शिक्षा एक ही विभाग में होनी चाहिए, जिससे कि सही मायने में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके। और जो ये आप राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, स्टेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, ये कंसेप्ट हमारा ही था। हमने सबसे पहले जयपुर में शुरू किया, जो यहाँ एक नया कॉलेज खोला है 100 करोड़ की लागत से, वो शायद आपने देख भी लिया होगा, बिल्डिंग चल रही होगी। ये कंसेप्ट था ITI से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएशन तक वो इंस्टीट्यूशन पढ़ाई कराए, रिसर्च कराए। ये नहीं कि पुराने कॉलेजों को हम जो है इसके रूप में परिवर्तित किया। अच्छा, कोई बात नहीं, कई बार रिसोर्सेज हमारे पास भी कम है, आपके पास भी कम है, चाहे बात हम कितनी भी कर लें। तो इसके लिए मेरा सुझाव है कि इसमें ITI की क्लासेस भी हों। एक मॉडल मैंने केरल से, तिरुचिया, मेरे ध्यान नहीं है, वहां से मंगवाया था। ये एक लोंगोवाला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, वहां से मंगवाया था। बस सर मैं ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट बाद तो उसकी स्टडी करवा लें, अच्छा रहेगा। समय बहुत कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन 2 चीज कहना चाहूंगा कि भरतपुर के संबंध में जरूर मैं आपके सामने मांग रखूंगा कि भरतपुर मेरा गांव है पीपला, और वहाँ मेरे पिता ने भूमि दान दे करके और हमने कॉलेज का भवन बनवाया, गर्ल्स कॉलेज का। तो मेरी गुजारिश है कि उसमें अतिरिक्त विषय खोल दिया जाए। और बता दूं आपको, कई लोग कह रहे थे वहाँ 250 लड़कियां हैं, तीसरा साल है, 250 बच्चियां, और न केवल राजस्थान की, यूपी की बच्चियां भी वहाँ पढ़ने आती हैं। और वो भवन बन गया, 3 आपने टीचर्स भी लगा रखे, प्रिंस भी लगा रखा है। एक तो ये कहना चाहूंगा। दूसरा, भरतपुर एक ऐसा संभागीय मुख्यालय सभापति महोदय जहां विश्वविद्यालय नहीं है। सारे संभागीय मुख्यालय पे किसी पे 3 है, किसी पे 2 है, किसी पे 1 है, लेकिन भरतपुर मुख्यालय पे एक भी नहीं है। तो मेरी गुजारिश है, ज्यादा नहीं तो एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की घोषणा की है वो, और MSJ कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में क्रमबद्ध कर दिया जाए। आपने मुझे समय दिया, माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।